फ्रेंड्स टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों प्रकार के प्रत्येक प्रकार के चार चार भाग होते हैं, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। टोटल मिला के 12 पार्ट्स के बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए पार्ट्स कौन कौन से हैं, आपको एक वर्ड याद रखना है, सिंपल या फिर इंडेफिनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण। दूसरा आपको जो याद रखना है वो रखना है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा याद रखना है परफेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल यानी साधारण, कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण, परफेक्ट यानी पूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण अपूर्ण। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के चार भाग होंगे, पास्ट के चार होंगे, फ्यूचर के भी चार होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर अपन प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हो गए प्रेजेंट के चारों रूप। अगर एक बार इनके आगे प्रेजेंट लगा देंगे सबके आगे तो ये प्रेजेंट के भाग हो जाएंगे। इधर अगर प्रेजेंट लगाया है तो इधर लिखेंगे साधारण वर्तमान काल, हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे साधारण वर्तमान काल। यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि साधारण अपूर्ण जो है अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ अगर लगाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर प्रेजेंट उधर वर्तमान काल। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर प्रेजेंट का हमारे पास हो गया तो अपन पास्ट का करेंगे चारों रूप। तो पास्ट का भी कुछ नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट को हटा के पास्ट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट है इधर तो वहां हो जाएगा पीछे भूतकाल। चलो फ्यूचर के रूप देखने हैं तो यहाँ पर अपन लगाएंगे फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपको कुछ नहीं करना है, ये तीन नाम याद रखना है, एक तो सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार, इनके आगे सिंपल, इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाने से इनके रूप बन जाएंगे। आई होप कि टेंसेस के 12 रूप कौन कौन से होते हैं, 12 भाग कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आपको जो है समझा दिया है। आप इनको याद कीजिएगा एक बार। जब तक आप ये 12 पार्ट्स के नाम याद नहीं कर पाओगे आगे टेंस समझ नहीं पाओगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस याद रखना है। एक बार इनके आगे प्रेजेंट लगा दोगे प्रेजेंट के रूप बन जाएंगे, पास्ट लगाओगे तो पास्ट के बन जाएंगे, और फ्यूचर लगाओगे सबके आगे तो फ्यूचर के रूप बन जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया। आगे अपन और देखते हैं। फ्रेंड्स हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए, वाक्य को अनुवाद करने के लिए आपको तीन चीज की मुख्यतः जरूरत पड़ती है। आपको एक हिंदी के टेंस की पहचान होनी चाहिए कि जो वाक्य हमारे सामने आया है वो कौन से टेंस का है। दूसरा, अगर इसको अनुवाद कर रहे हैं तो फिर आप संबंधित टेंस की जो है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का भी आपको पता रहना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपको उस टेंस का सूत्र कौन सा लगेगा वो पता होना चाहिए। तो सूत्र बहुत सारे हैं तो रट तो सकते नहीं, उनको समझेंगे और शायद आप मन से बना लोगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ टेंस टेबल समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, वो वैसा ही समझना है आपको। ये हो गए यहाँ पर आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो समय चल रहा है, पास्ट जो समय बीत गया और फ्यूचर जो समय भविष्य में आएगा। फ्रेंड्स इसका रूप है यहाँ पर हो जाएगा सिंपल या इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा कंटीन्यूअस, मैं पहले समझा चुका हूँ इनके बारे में। ये हो जाएगा परफेक्ट और ये हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब कॉलम बहुत स्पष्ट है, ये कॉलम कौन से टेंस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये कॉलम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कॉलम कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम यहाँ पर तीन चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले ये है कि हम इसको हिंदी में कैसे पहचाना टेंसेस को। तो हम सबसे पहले हिंदी पहचान समझने वाले हैं बहुत सरल तरीके से। देखिए अगर किसी वाक्य के पीछे ता है आया हुआ, हिंदी वाक्य के पीछे ता है, जैसे मान लो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ,
सूर्य पूर्व में उगता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो ताहतीयते जो डेली रूटीन में जो नियमित क्रियाएं होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। पास्ट की पहचान है आ ई ए। आ ई ए, जैसे मान लो मैंने खाना खाया, आ रहा पीछे है, मैंने पुस्तक खरीदी, ये आ रहा है, इस तरह से। और वह चले गए, गए तो यहाँ पर जो है कौन सी क्रिया आ रही है, ए आ रहा पीछे, ये पास्ट टेंस है, यानी कि क्रिया जो है पूरी हो गई है। और गा गी गे, यानी कि भविष्य में कोई क्रिया पूरी होगी, कल मैं जोधपुर जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य की बात है। तो ये हो गया। अब बात करते कंटिन्यूअस। फ्रेंड, कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण। अपूर्ण मतलब जो अभी भी चल रहा है, जैसे उनके पीछे रहा आता जनरली, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, वह खेल रहा है तो वह अभी भी खेल रही है, यानी कि क्रिया चल रही है, वो अपूर्ण की श्रेणी में आता है। देखिए, रहा है, रही है, रहे इसमें आता है, रहा था, रही थी, रहे थे इसमें आता है, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट की भी कंटिन्यूअस बात है, इंतजार कर रहा था, और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा भविष्य में किसी टाइम पे। परफेक्ट की बात करते हैं तो चुका है, जैसे मान लो मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने अखबार पढ़ लिया है, या मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। कंफ्यूजन भी होता है कई बार, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, दोनों जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बहुत कंफ्यूजन है। देखो, मैंने खाना खाया, आ रहा है पीछे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कब खाया नहीं पता, लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब मैंने खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। कोई क्रिया पास्ट के उसका असर वर्तमान में भी मौजूद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में आता है। अगर पास्ट के कोई अनिश्चित टाइम के साथ दिया हो तो वो जो है भूतकाल की श्रेणी में आता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मुख्य फर्क है। चुका है या लिया है, यहाँ पर आएगा चुका था, और यहाँ आएगा चुका होगा। मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हम घर पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है, मोर नाच रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मोर नाच रहा है। लेकिन मोर आधे घंटे से नाच रहा है, समय दे दिया जाए साथ में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। से रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, खाली रहा था हो, जैसे मान लो वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अगर समय दे दिया जाए सुबह से 2 घंटे से, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर से रहा होगा, हम 3 साल से यहाँ रह रहे होंगे, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हिंदी पहचान समझ में आ गई। अगर कोई क्रिया प्रेजेंट में है तो ये सारी पहचान है, पास्ट में तो ये सारी पहचान है, फ्यूचर में है तो ये सारी पहचान है। अब इसकी बात करते हैं हम इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब जो है आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, शायद उसी रूप में आपको याद करना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फ्यूचर टेंस में सब में विल और शैल होगा सहायक क्रिया के रूप में, पहले ही लगा लेते हैं अपन, राइट। जैसे मैं याद करवा रहा हूँ वैसे ही याद करना आपको, शायद फ्यूचर में कभी भूलोगे नहीं और बहुत आसानी से सीख जाओगे। हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है सारा। अंग्रेजी में 24 ऑक्सिलरीज होती है, 24 सहायक क्रियाएं होती है, जिसको उस जो सहायक क्रियाओं की अच्छी समझ है वो अंग्रेजी में नहीं अटकता है, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है सारी बातें। तो आपको ये समझना है क्योंकि 12 सहायक क्रियाएं यहाँ पर अपने जो है क्लियर होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब में विल सेल लगता है, तो यहाँ पर विल सेल सबसे पहले मैंने आपको बताया था डू के रूप लगाना है। तो डू एक बहुवचन के साथ और एक वचन के साथ डज लगेगा इस टेंस में, और डू का पास्ट रूप होता डिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगाने हैं अपन को डू का रूप, तो डू डज और डिड, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। डू नहीं लगाना है यहाँ पर, ध्यान रखना, रूप लिखना है खाली। अच्छा, डू के बाद में अपन बात करते हैं बी के रूप। तो बी के रूप कौन कौन से होते हैं? इज आर एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। और पास्ट की बात करें तो इसके रूप है वॉज और वर। तो देखिए फ्रेंड्स, डू का रूप लिखा सबसे पहले हमने डू डज, प्रेजेंट में, पास्ट में डिड। बी के रूप लिखेंगे इज आर एम, वॉज वर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर डू का रूप हमने लिखा जरूर, लेकिन यहाँ डू लिखा नहीं है। यहाँ बी के रूप यहाँ लिखे जरूर है, लेकिन यहाँ बी भी लिखा है, इसको नहीं हटाना है। और बी के रूप के बाद हम लिखेंगे हैव के रूप। तो हैव के रूप कौन कौन से होते हैं? हैज और हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और पास्ट में हो जाएगा हैड। अब चूंकि फ्रेंड्स मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताई थी बी, डू और हैव, बी, डू और हैव।
डू के प्रयोग डू डज डिड, ये प्रेजेंट और पास्ट में हो गए। बी के रूप इज आर एम वाज वर, प्रेजेंट और पास्ट में ये कंटिन्यूअस में हो गए। और हैव के रूप हैज हैव हैड, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर के लिए जो है यहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करते हैं अपन, ध्यान देना, बी के रूप डू के रूप बी के रूप हैव के रूप लिख दिए। अब इसको सेम टू सेम या नीचे उतार देना है, हैज हैव और साथ में बीन लगा देना है। और यहाँ पर इसको नीचे उतारेंगे हैड और साथ में बीन लगा देंगे। और इसी के साथ चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर है वो सेम नीचे उतारा और साथ में बीन लगा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। कुछ नहीं करना, देखो वापस बता रहा हूँ, डू का रूप लिखना डू डज डिड, यहाँ पर बी के रूप लिखना है तो इज आर एम वाज वर, हैव का रूप लिखना है हैज हैव हैड, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो फिर इसको सेम टू सेम नीचे उतार दो, साथ में बी डब्ल्यू एन बी लगा दीजिए, सारी क्रिया कंप्लीट हुई। तो सारी क्रियाओं के बाद हम बात करते हैं मुख्य क्रियाओं की। बहुत आसान है, सरल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सिंपल में तो सब में वी फर्स्ट कर दो। मुख्य क्रिया वी फर्स्ट, क्रिया का प्रथम रूप वी फर्स्ट। जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वहां हमने रहा लगाया। फ्रेंड्स आप नोटिस करोगे एक बात, कंटिन्यूअस रहा, यहाँ भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, तो जहां जहां रहा लगाया वहां पर वी फर्स्ट आईएनजी, यानी कि क्रिया के प्रथम रूप के साथ आईएनजी लगाना है। और ये 6 जगह लगाया जाएगा। तो वी फर्स्ट आईएनजी, ये रहा वी फर्स्ट आईएनजी। तो यहाँ नीचे सबसे नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। फ्रेंड्स एक बार वापस देखिए, सिंपल इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने लगाए 6 कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 6 हैं जिनमें कंटिन्यूअस आता है, वहां पर हमने क्या लगाया, मुख्य क्रिया के रूप में वी फर्स्ट आईएनजी। अच्छा परफेक्ट है, परफेक्ट यानी चूका, चूका यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि क्रिया अगर पूर्ण हो गई है, पूर्ण हो गई थी या पूर्ण होगी, अगर क्रिया परफेक्ट की बात आ रही है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी है, मेन वर्ब भी लगा दी है और हिंदी पहचान भी लगा दी है। एक जटिल सी बात यह है कि प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्यों में जो वाक्य सकारात्मक होता है तो यहाँ पर वी फर्स्ट एस या ईएस आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में वी फर्स्ट एस या ईएस आता है। थोड़ा अलग से नियम है, मैं थोड़ा अलग से बाद में बता दूंगा। और इसके भी सकारात्मक वाक्यों में क्या करना है, V2 का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। आप देखेंगे, आप सतही तौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सर आपने तो वी फर्स्ट बता दिया, वी फर्स्ट आईएनजी बता दिया, वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दिया, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस वाला तो बताया नहीं। तो बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या साधारण वर्तमान काल के साधारण वाक्यों में, सकारात्मक वाक्य में डूडस का प्रयोग नहीं होकर के क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। अच्छा यही बात पास्ट में लागू होती है। अगर पास्ट टेंस है, भूतकाल है और उसका साधारण वाक्य सकारात्मक वाक्य है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात देखिए, मैं चाय पसंद करता हूँ, आई लाइक टी। रवि चाय पसंद करता है, रवि लाइक्स टी। एस लगेगा क्योंकि रवि एकवचन है, एकवचन के साथ एस या एस लगेगा, बहुवचन के साथ जो है कुछ भी नहीं लगेगा। पास्ट की बात करते हैं तो आई वेंट होम, मैं घर गया, और आई डिड नॉट गो होम। अगर आपने एक बार डिड लगा दिया है उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आई होप कि आप समझ गए हो। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इनके प्रयोग करने के बाद इसके प्रयोग वो देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स टेंस टेबल आपके समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार पुनः आपको कैसे याद करना बता रहा हूँ मैं पूरी तरह से। पहले सबसे पहले आपको टेंस नाम याद करना है, उसके बाद उसके भाग कौन कौन से वो याद करना है। तो भाग में मैंने बताया था 4 चीजें याद रखनी है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो आपको याद हो जाएगी। इसमें टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको हिंदी पहचान करनी है सारे टेंसेस की। हिंदी पहचान करने के बाद आपको सहायक क्रिया याद करनी है। सहायक क्रिया कैसे याद करनी है, जैसे मैंने बताया था, विल, इधर सब में विल लिख करके यहाँ पर डू का रूप लिखे, जैसे मैंने सिखाया था। अब वीडियो जो आप बैक करके देख लेना। और फिर उसके बाद मेन वर्ब याद करनी है। तो इतना याद करने के बाद आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो बता रहा हूँ, देखो। उसके बाद आपको याद जरूरत पड़ेगी सूत्र निर्माण की। सूत्र निर्माण की बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ। सूत्र निर्माण क्या होता है देखना फ्रेंड, कि
कोई वाक्य किसी भी टेंस का 4 प्रकार का होगा। मान लीजिए अगर इस टेंस का वाक्य लेते हैं अपन 4 प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, क्या राम पढ़ता है और क्या राम नहीं पढ़ता, ये 4 प्रकार के वाक्य हो गए। तो राम पढ़ता है सकारात्मक हो गया, राम नहीं पढ़ता है नकारात्मक हो गया, क्या राम पढ़ता है ये प्रश्नवाचक हो गया, क्या राम नहीं पढ़ता ये प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। अगर पास्ट टेंस की 4 प्रकार के वाक्य की बात करें तो मैं घर गया सकारात्मक, मैं घर नहीं गया नकारात्मक, क्या मैं घर गया प्रश्नवाचक, क्या मैं घर नहीं गया ये प्रश्नवाचक नकारात्मक। सारे टेंसेस के सकारात्मक नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनेंगे। तो देखिए कैसे कैसे बनेंगे, बहुत इजीली बता रहा हूं। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हमने टेंस पढ़े हैं और कई जनों ने हमें टेंस पढ़ाया है, कई शिक्षकों ने पढ़ाया है। तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, जब आप याद कीजिए जब आपने टेंस पढ़े तो आपके टेंस का चैप्टर चले थे शायद लगभग महीने भर, क्योंकि सर सबसे पहले प्रेजेंट टेंस लेते थे। प्रेजेंट टेंस लेने के बाद वो एक प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स करवाते थे, उसके बाद सकारात्मक वाक्य लेते थे एक दिन, दूसरे दिन फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक, फिर अगले दिन अगले टेंस करते थे, फिर सकारात्मक नकारात्मक, ऐसे चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र आपको लर्न नहीं करने हैं, सूत्र रखना नहीं है, आपको सूत्र बनता कैसे वो समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये सकारात्मक का सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, उसके बाद मुख्य क्रिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है ना 2 प्रकार की होती है, सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया। तो आप लाइन से समझ जाना, ये वाला लाइन का मतलब है सहायक क्रिया और ये वाला लाइन का है मतलब है मुख्य क्रिया। तो सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, ये है सूत्र सकारात्मक वाक्य का, चाहे किसी भी टेंस का ले लो। अच्छा, अगर नकारात्मक की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर नोट, फिर मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, ये है नकारात्मक का सूत्र। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं। देखिए, अगर आप मुझे कह दो कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक का सूत्र बोलिए, तो देखिए एक बार नकारात्मक का बोलना है ना, ये देखो नकारात्मक बोलना सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये लाइन है मतलब कि सहायक क्रिया। ये लाइन क्या है, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पास की क्या है, डिड, वहां पर डिड बोलना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, और डिड के बाद लगता है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट का। अगर आप कहोगे कि सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सकारात्मक का सूत्र बोलिए, तो देखिए एक बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है, यही तो है, वॉज वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस। चलो, तो कैसे बोलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सकारात्मक सूत्र बता रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब, एक वचन का तो वॉज, बहुवचन का तो वर्ब का प्रयोग हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी, मुख्य क्रिया वी प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, मैंने कहा कंटिन्यूअस सब में वी प्लस आईएनजी लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सकारात्मक सूत्र पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसी भी टेंस का सूत्र आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। प्रश्नवाचक की बात करें तो सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह और डब्ल्यूएच वर्ड है तो सबसे आगे रखा जाएगा। अगर प्रश्नवाचक सूत्र आपको बोलना है, अगर किसी से प्रश्न पूछना है और उसका इस सूत्र बनाना है, तो याद रखना कि सबसे पहले शुरुआत सहायक क्रिया से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछा जाए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक सूत्र बोलिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाओगे, तो उसके बाद सबसे पहले शुरुआत किससे करनी है, सहायक क्रिया से करनी है ना, तो सहायक क्रिया इज आर एम। सूत्र कैसे बनेगा, देखो, इज आर या एम में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कंटीन्यूअस इन वी फर्स्ट आईएनजी, तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सूत्र। और प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करें तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सब्जेक्ट, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, नॉट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गए चारों सूत्र। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी टेंस का कोई सा भी सूत्र आप इस 4 सूत्रों की मदद से बना सकते हैं। सब्जेक्ट एसवीओ वी, अच्छा सकारात्मक हो गया। अगर नकारात्मक है कहीं नोट लगाना है तो ध्यान रखना सब्जेक्ट और सहायक क्रिया के बाद नोट लगेगा तीसरे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। कहां पर लगेगा, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में। अगर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में सब्जेक्ट को बिठा दो, दोनों के बीच में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में सब्जेक्ट को बिठा दो, प्रश्नवाचक बन जाएगा। और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नोट बिठा दो तो नकारात्मक बन जाएगा। और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में अगर सब्जेक्ट और नोट दोनों को बिठा दोगे तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना, ये डायग्राम। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया।
चलो अब किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फाइनल स्टेज पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना या ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश हिंदी में करना। एक छोटा सा वाक्य ले रहे हैं और मैं बता रहा हूँ ट्रांसलेशन, आप टेंसेस के लिए पूरी तरह से तैयार हो और समझ गए हो। एक छोटी सी चीज मैं बता देना चाहूंगा, ये 48 सूत्र बनेंगे, आप इस हिसाब से बना लोगे, लेकिन 2 सूत्र आपके गलत होने की संभावना है। एक तो प्रेजेंट डेफिनेट का सकारात्मक और पास्ट डेफिनेट का सकारात्मक। ध्यान रखना, एक बार प्रेजेंट का सूत्र बना के देखो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सूत्र बनाओगे तो सबसे पहले आप बनाओगे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गलत हो जाएगा, कारण कि अब आप कहोगे गलत क्यों हो जाएगा सर, आपने बताया कि सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट और सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की डू डज है, हमने लगा दी, गलत कैसे हो गया? तो बता रहा हूँ, ये मेरे सूत्र का, ये सूत्र मैंने खुद ने बनाया है और ये मेरे सूत्र का एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इसका हल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक वाक्य, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक और पास्ट टेंस के सकारात्मक में सहायक क्रिया नहीं लगती है, बाकी 46 जो है सूत्र है उसमें सब में लगने वाली है। तो यहाँ पर जो है नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस जब ये वाला टेंस है, ठीक है। तो अगर पास्ट टेंस होगा तो भी डिड नहीं लगेगा, वहां पर पास्ट टेंस सिर्फ सकारात्मक, देखो नकारात्मक में लगेगा। एग्जांपल समझिए, रवि चाय पसंद करता है, रवि लाइक्स, एस लग जाएगा यहाँ पर, सीधा मुख्य क्रिया है, देखो सहायक क्रिया नहीं आई, रवि लाइक्स टी। अच्छा रवि चाय पसंद नहीं करता, रवि चाय पसंद नहीं करता है तो रवि डज नॉट लाइक टी, फिर आएगा। अगर नकारात्मक है तो डू डज आएगा, सिर्फ सकारात्मक में नहीं आता है। अगर पास्ट टेंस की बात करें, देखिए पास्ट टेंस की बात करें तो राम घर गया तो राम वेंट होम, यहाँ डिड नहीं लगेगा, राम वेंट होम, ये है सकारात्मक वाक्य। लेकिन नकारात्मक की बात करें तो राम डिड नॉट गो होम। अगर आपने एक बार डिड का प्रयोग कर दिया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर वाक्य सकारात्मक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स से अपन, ये सूत्र शायद आपको समझ में आया होगा, कुछ और एग्जांपल्स अपन समझते हैं, देखिए थोड़ी देर। हाँ तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ वाक्य लेकर के कि हम वास्तव में हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करना सीख गए या नहीं है। देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, एक सेंटेंस ले लिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, जरा गौर कीजिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूं यानी कि क्रिया है तो अभी की और वो भी जारी है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट जारी जब क्रिया होती है, रहा जब जिसमें होता है तो वो कौन सा होता है? रहा मतलब कंटिन्यूअस। चलो, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं अखबार पढ़ रहा हूं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सवाल, पहचान हो गया आपको हिंदी में? हिंदी में पहचान होने के बाद अब आप देखिए कि आप देखिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूं, तो ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक है, एक प्रश्नवाचक है, एक प्रश्नवाचक नकारात्मक। इसका पता लगाने के लिए बता रहा हूं, क्या मेरे वाक्य में कहीं नहीं का भाव है? मैं अखबार पढ़ रहा हूं, नकारात्मक तो नहीं है। क्या मैंने कोई प्रश्न पूछा है आपसे? नहीं, तो फिर ये प्रश्नवाचक भी नहीं है, फिर क्या बचा? सकारात्मक बचा है। चलो, तो आपने ये पहचान लिया कौन सा टेंस है, आपने ये भी पहचान लिया कि वाक्य में सूत्र कौन सा लगेगा। चलो अब सूत्र लगा के देखते हैं। सूत्र लगा के देखते हैं तो सबसे पहले किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, मैं। हमने टेंस पहचाना था, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दूसरे नंबर पे क्या लगेगा? सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया लगेगी। क्या लगेगी? सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सहायक क्रिया क्या होती है? इज, आर या एम। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। तो आई के साथ क्या लगने वाला है? एम। चूंकि इसके पीछे रहा आया हुआ है कंटीन्यूअस, तो मैंने कहा रहा जहां होता वहां पर बी फर्स्ट आईएनजी लगाना है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप के साथ आईएनजी लगाना है। तो आई एम, उसके बाद पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड, तो रीडिंग। तो कितनी चीज हो गई मैंने? देखिए, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या बचा पीछे? न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। बन गया आपका सेंटेंस। एक सेंटेंस और लेके देखते हैं। बच्चों ने खेल खेले, खेल खेले, खेल खेला। देखिए, बच्चों ने खेल खेला, सोचिए खेला कौन सा टेंस है? खेलना के पीछे आ लगा है,
खेला अभी तो बनाया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बच्चों ने खेल खेला। अब मुझे बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सूत्र कौन सा लगेगा, सकारात्मक का। चलो तो सब्जेक्ट क्या आएगा सबसे पहले, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब मुझे बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में क्या सहायक क्रिया लगती है, नहीं। एक्सेप्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य अपवाद है। तो चिल्ड्रन तो क्या लगेगा वहां पर सकारात्मक वाक्य में, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, चिल्ड्रन प्लेड गेम, ठीक है ना, चिल्ड्रन प्लेड गेम, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सहायक क्रिया नहीं आई है इस सेंटेंसेस के अंदर। एक्सेप्शन है ये दो ही, और देखते हैं और सेंटेंसेस देखिए, जितने सेंटेंसेस आप करोगे एक्सरसाइज में उतना ही बेहतर रहेगा। क्या तुम चाय पसंद करते हो, अब मुझे बताओ, ता है, ती है, ते हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा वाक्य कौन सा है, मैंने कोई प्रश्न पूछा है, हाँ पूछा, क्या तुम चाय पसंद करते हो। अच्छा तो सूत्र कौन सा लगेगा, प्रश्नवाचक का। चलो लगा के देखते हैं, अगर वाक्य की शुरुआत में क्या हो तो उसके लिए डबल वर्ड नहीं आएगा। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उनकी शुरुआत सीधी सहायक क्रिया से होती है, उनके लिए वॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर क्या बीच में है, जैसे मान लो क्या तुम चाय पसंद करते हो, ये हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है, इसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होगी। और तुम क्या पसंद करते हो इसके लिए वॉट लगेगा, तुम क्या पसंद करते हो तुम्हें उस चीज का नाम बताना पड़ेगा। चलिए तो क्या तुम चाय पसंद करते हो, ये हाँ या ना वाला है, इसलिए इसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होगी। तो कैसे करेंगे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सहायक क्रिया डू या डस। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे डू से, डू यू, यू के अकॉर्डिंग डू लगा है। अगर यहाँ पर एक वचन होता ही सी नेम या कुछ होता तो हम डस लगाते, डू यू लाइक टी, ऐसे। एक सेंटेंस नेक्स्ट लेके देखते हैं, यहां पर देखिए हमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, हमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, या हमने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, ये कौन सा टेंस है, कोई क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। देखिए ये लिया है, किया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले अपन सादा नहीं किया, नकारात्मक हो गया, ये सूत्र लगेगा। दूसरा वाला नहीं आया हुआ इसके अंदर, नकारात्मक सूत्र लगाना है, लेकिन लगाना किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बी, उसके बाद लगाएंगे हैव, क्योंकि बहुवचन के साथ हैव लगेगा। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया होगी हैव, उसके बाद लगाएंगे नॉट तीसरे नंबर पे, और उसके बाद मुख्य क्रिया। तो चुका है परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, वी हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, हमने गृह कार्य पूरा नहीं किया। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको टेंसेस पूरे समझ में आ गया हो। किसी भी टेंस का कोई सा भी सूत्र आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं अगर कह दूं आपको कि आपको फ्यूचर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सूत्र बनाना है, तो आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सूत्र, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप ध्यान देना वापस। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नॉट लग रहा है सहायक क्रिया के बाद, और सब्जेक्ट से पहले भी सहायक क्रिया आ रही है प्रश्नवाचक में, नकारात्मक सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्रश्नवाचक सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया आएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट लगेगा वो एक शब्द के बाद लगेगा, कुछ सहायक क्रिया दो शब्दों के। देखिए जैसे विल या शैल बी, विल या शैल के साथ हैव, या हैज बीन या हैव बीन, ये दो शब्दों के, तो नॉट लगेगा ना। तो हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ऐसा नहीं कि हैव बीन के बाद नॉट लगा दो आप। और अगर इसको प्रश्नवाचक में आगे भी लेके आएंगे ना तो एक ही शब्द आगे आएगा, हैज। जैसे मान लो देखो
हैज राम बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तो हैज बीन दोनों नहीं, एक ही शब्द आगे आ रहा है। अगर इसमें नॉट भी लगाना है, जैसे मान लो आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, ऐसा नहीं कि आई हैव बीन नॉट ट्रैवलिंग, नहीं, एक शब्द के बाद नॉट लगेगा। और अगर ये आगे आएगा प्रश्नवाचक के रूप में तो भी एक ही शब्द आगे आएगा, दोनों शब्द नहीं आएंगे। आई होप कि ये जो है सारणी और ये टेक्निक आपको समझ आएगी। कुछ सेंटेंस और लेके अपन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं एक्सरसाइज के लिए। ग्रामर के सारे नियम हम समझेंगे यहाँ पर। हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डेली काम होता है, ता आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य, मैंने कहा सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, तो सीधी मुख्य क्रिया लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा? वी, हम, और जाना क्या कहते हैं? गो। अब सवाल ये उठता है, सर आपने डू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य है। तो वी गो टू टेंपल दिल्ली, हम रोज मंदिर जाते हैं। अब यहाँ पर अगर वी बहुवचन है, अगर एक वचन होता है, राम रोज मंदिर जाता है, तो राम गोज, ईएस लगता है इसके पीछे। यहाँ पर अगर एक वचन होता तो एक ऐसे ईएस कब लगता है? जब कर्ता एक वचन होता है। चलिए, हम रोज मंदिर जाते हैं, वी गो टू टेंपल डेली। हम रोज मंदिर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर डू आ जाएगा, वी डू नॉट गो टू टेंपल डेली, क्योंकि आपको पता है नकारात्मक सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। उसने खाना खाया, तो ही एड फूड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने खाना खाया, पास्ट की बात है। और उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food, वहां पर एट नहीं आएगा, ईट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो he did not eat food, या he ate food, उसने खाना खाया। अच्छा, बंदर कूद रहे थे, तो कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में क्रिया जारी थी, बंदर कूद रहे थे, तो यहाँ पर आएगा द monkeys were jumping, कूद रहे थे, रहे हैं तो इसलिए आईएनजी लग गया, और वर इसलिए आया है क्योंकि पास्ट की है। बंदर कूद रहे हैं तो monkeys are jumping, और कूद रहे थे तो monkeys were jumping, पास्ट टेंस है। अच्छा, बंदर नहीं कूद रहे थे तो monkeys were not jumping, क्या बंदर कूद रहे थे? were monkeys jumping, इस तरह से। मोर नाच रहा है, तो the peacock The peacock is dancing, मोर नाच रहा है, और मोर नाच रहे हैं, the peacocks are dancing, ठीक है ना? बहुवचन है तो आर हो जाएगा, एक वचन के साथ इज हो जाएगा। अच्छा, मोर नहीं नाच रहा है, peacock is not dancing, क्या मोर नाच रहा? is peacock dancing, इस तरह से। वे सो रहे होंगे, तो they will be sleeping, कौन सा टेंस है? सो रहे होंगे, भविष्य की बात है, वो कंटिन्यूअस, तो विल भी हो जाएगा, आई और वी के साथ सेल भी, और बाकी सबके साथ विल भी। तो दे है इसलिए इसके साथ विल भी लगाया। किसान खेतों में सुबह से काम कर रहे थे, देखो किसान खेतों में काम कर रहे थे, ये पास्ट टेंस है। फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड्स, ये पास्ट टेंस है। लेकिन अगर समय दे दिया जाए कि सुबह से, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फिर समय देते ही टेंस बदल जाता है। तो किसान, द फार्मर्स, और यहाँ पर आएगा हैड बीन, वर नहीं आएगा, हेड में आएगा, वर्किंग इन द फील्ड्स, किसान जो है खेतों में काम कर रहे थे। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? वह स्कूल क्यों नहीं जाता? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, तो क्यों, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, तो वाई। मैंने कहा ना, अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो वहां लिखना पड़ेगा, तो वाई। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद आता है नंबर सहायक क्रिया का, तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया किसके लिए लगानी है? एक वचन के लिए लगानी है, तो यहाँ पर आएगा डस। बहुवचन होता तो डू लगाते, तो व्हाई डस, और अब आया ही के लिए आया डस है, यहाँ बहुवचन होता तो डू आता, व्हाई डस ही, उसके बाद नॉट। ध्यान दीजिए आप कि ये सूत्र है, क्या सूत्र है? प्रेजेंट जो है प्रेजेंट उसका प्रश्नवाचक नकारात्मक का कि डब्ल्यूएच वर्ड सब्जेक्ट सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट, ये प्रश्नवाचक सूत्र होता है। हमने डब्ल्यूएच वर्ड लगाया, उसके बाद सहायक क्रिया लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद मुख्य क्रिया। तो जाने में क्या कहते हैं? गो, और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर गो टू स्कूल। कॉम्प्लीमेंट से वाक्य यहाँ लिख देते हैं, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखिए हम जोधपुर नहीं जाएंगे, तो वी शैल, तीसरे नंबर पर नॉट, वी शैल नॉट गो टू जोधपुर।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर विल से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पक्षी एकवचन है बहुवचन है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स प्लूरल हो गया। तो अगर बहुवचन है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे एस का प्रयोग नहीं होगा, मैंने पहले बताया था। अगर एकवचन है तो ऐसे एस का प्रयोग करना, एकवचन है तो एस का प्रयोग करना है, वाक्य सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक है तो डूड जाएगा ऑटोमेटिक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। चलो, क्या तुमने ये पुस्तक पढ़ी? तो हैव यू, एक मिनट, सॉरी डिड आएगा यहाँ पर, डिड यू रीड दिस बुक, क्योंकि इसको अपने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस मान लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेंसेस के सारे जो है पार्ट्स पूरे, आई होप कि आपको सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे। आपको कुछ ही याद नहीं करना, हिंदी पहचान याद करनी है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, टेंस टेबल अच्छे से याद करनी है। उसके बाद जो मैंने आपको सूत्र बताए थे, चारों सूत्र कैसे किसका प्रयोग होगा, उसके आधार पर आप सारे टेंसेस जो है आराम से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में इनका अनुवाद कर सकते हैं। बेहद उपयोगी है। मुझे आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा था, और इसके अंदर आपके कुछ सुझाव है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ पाई आपको, तो शायद आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करें। नेक्स्ट और कुछ वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। इस टेंसेस के लिए एक्सरसाइज लेके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आना हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।